नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने-माने पत्रकार, विदेश मामलों के जानकार और बेहद वरिष्ठ वयोवृद्ध त्रिनेत्र जोशी जी जो कवि हैं, साहित्यकार हैं और साथ ही लंबे समय तक उन्होंने देश-विदेश में पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव हासिल किया है, विदेश मामलों पर लगातार लिखते रहे हैं और उनकी टिप्पणियाँ हमारे लिए ख़ास मायने रखती हैं। जो मौजूदा संकट है यूक्रेन का, जिस तरह रूस ने अपने हमले जारी रखे हैं और कीव पर लगातार बमबारी कर रही है रूसी सेना, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर ये जो अफवाहें फैलाई गईं, जिसका उन्होंने आज खंडन किया कि वो देश छोड़कर भागे नहीं हैं और वो आखिरी वक्त तक अपने देश की हिफाजत करेंगे। उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि वो किसी भी तरह से डरे नहीं और वो उनके साथ आखिरी वक्त तक रहेंगे। ये दुनिया को उन्होंने ये संदेश दिया है और बेशक ये रूस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और पूरी दुनिया को इसका क्या संदेश जाता है, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे त्रिनेत्र जोशी से। शुरुआत करता हूँ कि आज जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है यूक्रेन की, और जिस तरह रूस ने लगातार हमले किए हैं, पिछले 3-4 दिनों से वहाँ पे बमबारी हो रही है। कीव में रिहायशी ठिकानों पर भी हमले हुए हैं, कई लोगों की जान गई है। और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में कई तरह के अफ़वाह सामने आए कि वो छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन आज उन्होंने ये सफाई दी कि नहीं, वो अंतिम वक़्त तक लड़ेंगे। अपने पूरे देशवासियों से उन्होंने ये अपील की है कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए हर वक़्त तैयार हैं। ऐसा है जो आज की स्थिति है, उससे तो लग रहा है कि आज शाम तक या कल तक कीव में रूसी सेना पहुँच जाएगी और शायद उनके जो मुख्य कार्यालय है उस पर अधिकार कर ले। क्योंकि तितरफा हमला उन्होंने अभी कीव के लिए किया है और काफ़ी बमबारी वहाँ हुई है और 2-3 बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं और शायद कई लोग ऐसा माना जाता है कि मृत हुए हैं, लेकिन कीव फोर्सेस ने घेर ली हैं वो जगहें और अंदर जाने की पत्रकारों को शायद इजाज़त नहीं है। तो जितना दिखाई पड़ा है उसके हिसाब से नुकसान लगातार होता जा रहा है और जो जो अनुमान लगाया जा रहा है और जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कीव जो है आज शाम या कल तक रूसी हाथों में आ जाए। ये वर्तमान स्थिति है। हाँ, स्थिति तो है, लेकिन ये जो ओवरऑल जो रूस ने जिस तरह से आक्रमण किया और जो ये जो मामला है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मैसेज क्या गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज ये हो रहा है कि रूस जो है, वो पुराने सोवियत संघ की ओर लौट रहा है। यानी आप ये देखिए कि जो कीव में जो हुआ है, वो इस बात की इस जी। बात का संकेत है कि रूस जो चीज़ हाथ से निकल गई थी, वो उसको फिर से पाने के लिए बेचैन है और शुरुआत उन्होंने यूक्रेन से की है। आस-पास के अन्य छोटे देशों में भी इस बात की भनक शायद उनको लग रही है और वो सब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जो पश्चिम का जो रवैया है इन तमाम चीज़ों के प्रति, वो बड़ा स्वार्थी-सा है कि जब तक अपने हुँ, उपयोग की बात रहे तब तक हल्ला करो और जब असली मौका आ जाए, तो दाएँ-बाएँ देखने लगो। और नाटो जी। की भी स्थिति अब वो नहीं रही है, जो आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले आप कह सकते थे। तो रूस ने जिस तरह से योजना बनाकर इस काम को अंजाम देना चाहा है, ये उसने बता दिया है कि दुनिया में चाहे कोई परिवर्तन हो, वो अपने राष्ट्रीय हितों को कभी कहीं भी कुर्बान नहीं होने देगा। क्योंकि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगे हैं और बहुत तगड़े लगे हैं। आज उसने उनको वीटो किया है और लेकिन वीटो तो कर दिया लेकिन उससे रूस की अंतर्राष्ट्रीय छवि काफ़ी खराब हो रही है। तो वो कोई न कोई बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन राष्ट्र हित में वो जो कुछ कर रहा है कीव में, उसको फिलहाल छोड़ेगा नहीं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने जिस तरह से सामने आकर ये बताया है कि वो आखिरी वक़्त तक लड़ेंगे,
इससे उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनके बारे में गलत अफ़वाह उड़ाई जा रही है और दूसरे ये कि एक छोटा देश भी एक बड़े साम्राज्यवादी महाशक्ति को मुकाबला उसका कर सकती है अगर वो चाहे तो, चाहे वो उसके लिए अपनी जान कुर्बान क्यों ना कर दें। तो इसका क्या संदेश नहीं, नहीं जीवट तो है, ये जीवट है। लेकिन आप ये देखिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो ताकतवर है, उससे लड़ने के लिए केवल अपना इरादा नहीं चलता, उसके लिए आपके पास शस्त्र होने चाहिए। उसके लिए आपके पास शतरंज में चालें होनी चाहिए, जो उसमें लगता है कि यूक्रेन अकेला पड़ गया है। इस पूरी स्थिति को चीन और अमेरिका जिस तरह से देख रहे हैं, आप तो चीन में लंबे वक़्त तक रहे भी हैं और वहाँ की प पूरी स्थिति को जानते हैं और आज जो मौजूदा चीन है पूरी दुनिया में जो उसने अपने आप को एक बड़ी ताकत के रूप में उभारा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका और चीन इस पूरी स्थिति का कैसे फ़ायदा उठाएँगे या फिर क्या इसका आफ्टर इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा? अमेरिका अभी फ़िलहाल जब से अफ़गानिस्तान वाला मामला हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की स्थिति में नहीं है। जी। क्योंकि अब लड़ाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की है। सैनिक लड़ाई से अधिक वो जी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको जानना चाहिए कि पेट्रोल की लड़ाई है ना? और खनिज पदार्थों की लड़ाई है। और चीन का जो पूरा संघर्ष पिछले 20-1 सालों में दिखाई दे रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उसके फैलाव की ओर है। और वो इतना फैल गया है कि उसमें सत्ताएँ चाहें या ना चाहें, आम आदमी के नज़दीक वो पहुँच गए हैं। आपने देखा अभी गलवान वाला जो मामला हुआ उसके बाद से तमाम तरह की बातें हो चुकी हैं, लेकिन भारत और प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है, वो कम नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ा ही है। तो इस परिस्थिति इन तमाम चीज़ों को वस्तुगत तथ्यों को देखकर ही इस युद्ध पे बात की जानी चाहिए। इसमें संवेगात्मक होने की या भावुक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस पूरी स्थिति में जो भारत की भूमिका है, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत की भूमिका ये है कि भारत ने अब जैसे जो वोटिंग हुई वहाँ से तो वो अनुपस्थित रहा। हो सकता है उसकी मजबूरी हो उसमें, मजबूरी है भी। लेकिन भारत इतना स्पष्ट रवैया ले भी नहीं सकता क्योंकि उससे ना अमेरिका से बहुत दूरी बनानी है और चीन से दूरी बनाते हुए भी वो चीन के पंजों से बाहर निकल नहीं पा रहा, आर्थिक पंजों से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।